हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस में। और हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज़ के थ्रू। एमसीक्यू आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ओनली एस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। वहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस वगैरह सब मिल जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए ओनली एस की तरफ से 31 मई को कोर्स शुरू हो चुका है, सीएसपी कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, हर संडे टेस्ट रहेगा, सीसेट के लेक्चर्स रहेंगे, हिंदी में भी अवेलेबल रहेगा, मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। और आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आपको जाना होगा video.onlyis.in पे। कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं 7007931912। पहला हमारा सवाल देखते हैं कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर बेस्ड है। 4 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की गई है और ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी गैसेस इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडेड नहीं है। ओजोन की बात करें तो ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, वहाँ पे गुड ओजोन होती है। लेकिन अगर धरती पे हमारे ग्राउंड पे ओजोन बनने लगे तो वो बैड ओजोन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इनको एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर तो इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 2 ओनली। यहाँ हम हिंदी में देख पाएंगे इसको। तो पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ दूसरा यानी कि ओजोन इंक्लूडेड है। अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हो लाइक दिल्ली में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में, वहाँ पे आपको इस तरीके के जो डिजिटल पैनल्स आपको देखने को मिलते हैं जगह जगह पे। तो PM10 इंक्लूडेड है, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ये सारे के सारे इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात की गई है। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका काम है स्ट्रीम्स में, वेल्स के अंदर क्लीनलीनेस प्रोवाइड कराना और कंट्रोल करना पोल्यूशन को, अबेटमेंट करना वाटर पोल्यूशन को, ये सारे इसके काम हैं। दूसरा बोला गया है कि इसको पावर और फंक्शंस मिले हुए हैं अंडर दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। जहाँ तक CPCB के बारे में बात है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे जो स्ट्रीम्स हैं, नहरें हैं, जल और ये कुएं वगैरह हैं, इनमें पानी क्लीन रहे, इसकी भी जिम्मेदारी है। और वाटर जो सोर्सेस हैं वहाँ पे पोल्यूशन ना हो, उसकी जिम्मेदारी, पहला सही है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इसको पावर मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 1 और 2 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो पहला हमारा करेक्ट है। ओरिजिनली इसको बनाया गया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, लेकिन बाद में इसे पावर दिया गया था एयर से रिलेटेड भी 1981। ठीक है, और यहाँ पे बाकी हम इसकी डिटेल में देख सकते हैं, हिंदी में आप यहाँ पे देख पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, बट वो करेक्ट नहीं है। ये चीज़ हमें जो है वो बतानी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये तो हम सभी को पता है कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सोर्सेस हैं, ऐसे सारे स्रोत जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना है, उनको ख़त्म करना है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि UN की सिर्फ ये एक ही ऐसी एकमात्र ट्रीटी है जिसको दुनिया के सभी देशों ने रेटिफाई किया है। दूसरा बोला है कि ये बाइंडिंग है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री पे, विकासशील और विकसित दोनों देशों के ऊपर। और तीसरा हमें स्टेटमेंट दिया है कि एक मल्टीलैटरल फंड बनाया गया है इस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डेवलपिंग और डेवलप्ड, चाहे विकासशील हो, विकसित देश हो, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ओजोन डिप्लेटिंग जो सोर्सेस है उनको एलिमिनेट करें।
हालांकि इसमें एक कंसेप्ट होता है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएट रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक USA की और नेपाल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इक्वल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों में पावर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, एक मल्टीलेटरल फंड बनाया गया है जिसमें सभी जो कंट्रीज़ है वो कंट्रीब्यूट करेंगे और बाद में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी कि वो किस तरीके से ओजोन डिप्लेटिंग सोर्सेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और पहला भी बिल्कुल सही है कि सिर्फ एकमात्र ऐसी यूएन ट्रीटी है जिसको दुनिया के सभी देशों ने रेटिफाई किया है। हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, हिमालयन सीरो के बारे में दिया हुआ है। पहले में बोला गया है कि इसको IUCN की जो लिस्ट है, रेड लिस्ट है, उसके अंदर इसे नियर थ्रेटन्ड का दर्जा दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना हुआ है उसके अंदर इसको शेड्यूल 1 के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। देखो हिमालयन शीरों की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके का देखने में हमें हिमालयन शीरो लगता है। ये गोट जैसा लगता है, बकरी के जैसा भी लगता है, गधे के जैसा भी लगता है, डंकी और म्यूल यानी खच्चर के जैसा देखने में भी लगता है। तो ऑलमोस्ट ये मिक्सिंग टाइप सा है। ये नियर थ्रेटन्ड नहीं है, IUCN के रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल में आता है। अब आप बोलोगे हम इतने सारे स्पीशीज़ हैं कैसे याद रखेंगे, तो जो भी न्यूज़ में है या आपने कहीं से करंट अफेयर में पढ़ा है तो आप एटलीस्ट उनको रिवाइज करते रहे, याद हो जाएगा। और इंडिया के शेड्यूल 1 के अंदर इंक्लूडेड हैं ये, इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 2 ओनली। तो पहला हमारा इनकरेक्ट है। जनरली ये हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाते हैं और अभी इसको जो है वो वल्नरेबल का दर्जा मिला हुआ है। इंडिया के अंदर इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शेड्यूल 1 के अंतर्गत ये आते हैं। हिंदी में आप इन्हें यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन क्या है? रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। देखिए ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के बारे में बहुत बार हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलता है, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं उनमें भी हमने को देखने को मिलता है। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये ब्राज़ील के अंदर एक समिट हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद में ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। और इसमें यह था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्हें अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो सस्टेनेबल बनाना चाहिए, और अगर कहीं गाड़ी का अगर क्रैश हो जाए तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होगा, वो सब चीज़ें भी हमें जो है वो डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये इसको आप यहाँ इंग्लिश में देख पाओगे, यहाँ आप को हिंदी में देख पाएंगे। और इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यूट्यूब के ओनली आइज के चैनल से जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट MCQs की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है। और फिर अगर डाउनलोड करना है इसको PDF फॉर्मेट में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। वेबसाइट से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में क्या हमारा सवाल था उसको देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारी जो आज के आंसर की है 5 सवालों की, ये आगे दिया हुआ है, आप अपना चेक कर सकते हैं। और प्रीवियस हमारा था कि जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं, क्या वो पेमेंट एंड सेटलमेंट के सिस्टम में आती है? तो वो पेमेंट एंड सेटलमेंट के सिस्टम में नहीं आती हैं, और इसी वजह से ये जो है वो चेक बुक इशू नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे अदर बैंक्स हैं लाइक SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सब अपनी चेक बुक इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, बट ये लोग जो हैं वो NBFC वाले नहीं कर सकते हैं। और आज आपको बताना है कि ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन है वो किससे रिलेटेड है। बीजिंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड सवाल आ चुका है 2015 के प्रीलिम्स में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी ये हमारा सवाल है। और आज आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, आप ज़रूर बताइएगा। ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन वीडियोस को आगे शेयर भी करते रहिए अपने साथियों के साथ। आपका दिन मंगलमयी हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर।